हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल SR अकेडमी में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के विषय में बात करेंगे। हिंदी व्याकरण में भी हम बात करेंगे आज विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके विषय में आज हम बात करेंगे। और क्या नाम है, अक्सर एग्ज़ाम में जिसमें भी हिंदी ग्रामर के से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें 1 नंबर का प्रश्न अधिकतर विराम चिन्ह के विषय में ज़रूर होता है। तो आप हमारी वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। चलिए बात करते हैं हम विराम चिन्ह के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर विराम चिन्ह होता क्या है। ठीक है, देखिए विराम का क्या अर्थ होता है? रुकना या ठहरना। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। तो कोई भी वक्ता होता है जब अपने भावों या विचारों को व्यक्त करते समय वाक्य के अंत में या बीच में, कह लीजिए आप, कभी कभी या सांस लेने के लिए रुकता है, तो उसे क्या कहते हैं? जो रुकना होता है उसे क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। ठीक है, वाक्य के अंत में भी रुका जाता है, वाक्य के बीच बीच में भी कई बार, या तो सांस लेने के लिए या आवश्यकता अनुसार अपने भावों को व्यक्त करने के लिए रुकना पड़ता है। तो क्या नाम है, इससे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं विराम। जो बीच बीच में हम थोड़ा हल्का रुकते हैं, उससे ज़्यादा रुकते हैं, पूरी तरह से एक बार वाक्य के बाद रुक जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो विराम कहलाते हैं। तो लिखने में जब हम अपने उन भावों को प्रकट करते हैं लिखने के माध्यम से, तो लिखने में उस रुकावट या विराम को जिस चिन्हों के द्वारा हम प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं विराम चिन्ह। ठीक है, इनके प्रयोग से क्या होता है? वक्ता का जो अभिप्राय होता है, जो कहना चाहता है, जो उसकी भावनाएं होती हैं, उनमें अधिक स्पष्टता का बोध होता है, वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाती हैं। ठीक है, और इसके अगर हम प्रयोग अनुचित रूप से कर दें तो कई बार अर्थ का क्या हो जाता है? अनर्थ हो जाता है, यानी वाक्य का जो अर्थ है वो सही रूप से नहीं निकल पाता, कई बार उसका अर्थ उल्टा भी हो जाता है। तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं कि किस प्रकार से अगर हम विराम चिन्ह का प्रयोग सही तरह से ना करें तो उसका अर्थ किस तरीके से बदल जाता है। देखिए, एक उदाहरण दिखाते हैं। एक वाक्य है, उसे रोको मत जाने दो, और उसी को हम उसे कहें, उसे रोको मत जाने दो। देखिए, हमने हल्का सा एक गैप लिया है, थोड़ा सा विराम लिया है। एक वाक्य में तो हम मत के बाद विराम ले रहे हैं और एक वाक्य में हम रोको के बाद विराम ले रहे हैं। उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। तो देखिए, दोनों के भाव में कितना अंतर आ रहा है। पहला जो हमारा वाक्य है, उसे रोको मत जाने दो, इसका मतलब क्या हो गया? उसे रोकना नहीं है, जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। और दूसरे वाक्य का अर्थ क्या बैठ रहा है? उसे रोको, मतलब उसे रोकना है, मत जाने दो, उसे जाने नहीं देना है, उसे रोको। तो देखिए, सिर्फ एक विराम चिन्ह के अंदर आ जाने से दोनों ही वाक्यों में कितना डिफरेंस आ गया, दोनों ही वाक्यों का अर्थ एकदम उल्टा हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि विराम चिन्ह का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, चाहे वो बोलने में हो चाहे वो लिखने में हो। तो दोस्तों, यही विराम चिन्ह के बारे में आज हम बात करेंगे, और आज अपनी इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्हों के बारे में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहला आता है हमारा पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, पूर्ण विराम, जिसे हम फुल स्टॉप भी बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम में क्या होता है? पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा, पूरा आराम। पूर्ण विराम यानी अच्छी तरह से वाक्य में ठहरना। ठीक है, तो पूर्ण विराम का जो हम सामान्यतः यूज़ करते हैं, क्या करते हैं? ज़्यादातर इसी का यूज़ किया जाता है ज़्यादातर वाक्यों में। तो वाक्य के अंत में जब हमारा एक वाक्य पूरा हो जाता है, तब वहाँ पे हम क्या करते हैं? पूर्ण विराम का यूज़ करते हैं। लेकिन जब कोई वाक्य प्रश्नवाचक हो, किसी वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तब वहाँ हम इसका प्रयोग नहीं करते। और इसी तरह से जैसे जिसमें बहुत ज़्यादा विस्मय या बहुत ज़्यादा आश्चर्य प्रकट किया जाता है, तो उन वाक्यों में भी इसका प्रयोग कहीं होता है और कहीं नहीं होता है। जहाँ बहुत ज़्यादा आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्द अलग से होते हैं, तो उसके बाद विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग करके अंत में हम पूर्ण विराम का यूज़ करते हैं। और कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ लास्ट में विस्मय वाला जो चिन्ह होता है, हम उसका यूज़ करते हैं। तो ये वाक्य पे डिपेंड करता है। तो लेकिन ज़्यादातर इसका पूर्ण विराम का ही प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, बहुत ज़्यादा किया जाता है, या फिर कॉमा, एक और बताएंगे हम आपको, या फिर उसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो पूर्ण विराम क्या हो गया हमारा? जब वाक्य हमारा ख़त्म होता है और हम भली भांति ठहरते हैं, एक वाक्य के ख़त्म होने के बाद जब हम स्टॉप लेते हैं, तब हम वहाँ क्या यूज़ करते हैं? तब हम वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको एक दो एग्जाम्पल देके हमने यहाँ बताए हैं। यह पुस्तक अच्छी है, तो ये हमारा एक वाक्य समाप्त हो गया, यह पुस्तक अच्छी है, तो हमने इसके बाद में क्या लगाया? पूर्ण विराम लगाया। परित सरिस धर्म नहीं भाई, यह हमारा एक वाक्य समाप्त हो चुका है, तो हमारा हमने यहाँ क्या लगाया?
फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला आता है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेशन मार्क, कई चीज़ें हम इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह को। जब किसी वाक्य में कोई प्रश्नात्मक भाव हो, कोई हम प्रश्न पूछ रहे हैं या कोई हमसे प्रश्न पूछ रहा है, तो उसके अंत में क्या लगाया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ठीक है, जहाँ भी कोई प्रश्न हो। तुम्हारा नाम क्या है? आप शायद दिल्ली के निवासी हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हम क्या पूछ रहे हैं? एक तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वाक्य के अंत में पूर्ण विराम ना लगाकर क्या लगाते हैं? हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा आता है हमारा विस्मयादि बोधक, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा कोई आश्चर्य प्रकट किया जाए, कहीं कोई करुणा, कोई घृणा का भाव हो, भय, डर हो, विवाद हो, विस्मय हो, जहाँ इन भावों की तीव्र अभिव्यक्ति होती है, बहुत ज़्यादा तीव्र संवेदनाएं होती हैं, वहाँ हम क्या करते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी ये जो निशान दिया गया है कि जिसमें एक डंडा है और नीचे एक बिंदी है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। तो इसका प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है। देखिए, इसमें कई जगह मैंने अभी आपको बताया था फुल स्टॉप पूर्ण विराम का भी यूज़ होता है, और कहीं ऐसा होता है वाक्य के अंत में सिर्फ यही चिन्ह आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाह तुम धन्य हो, तो वाह हमारी जो तीव्र हमारा जो क्या हो गया? एक अभिव्यक्ति हो गई, तो ये यहीं पे ख़त्म हो गई। तो हम यहाँ क्या लगा देते हैं? हम यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देते हैं। और फिर क्या है? तुम धन्य हो, तो हम यहाँ लास्ट में क्या लगा रहे हैं? पूर्ण विराम लगा रहे हैं। हे भगवान दया करो, तो हे भगवान के बाद हमने क्या लगाया? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया। आप तो हरिश्चंद्र हैं, यानी आपको हरिश्चंद्र, यानी आप तो हरिश्चंद्र जैसे दयालु हैं, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी हैं, तो आप तो हरिश्चंद्र हैं। तो ये पूरा ही सेंटेंस क्या हो गया? एक विस्मय वाला, एक विस्मयादि बोधक, इसमें हम चिन्ह लास्ट में लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है हमारा अर्ध विराम चिन्ह। ठीक है, अर्ध यानी अर्ध क्या मतलब होता है? आधा विराम, यानी जहाँ पर विराम हम पूरा ना लेकर आधा विराम ले रहे हैं। पूर्ण विराम की तुलना में हमें थोड़ा सा जहाँ कम रुकना होता है, तो वहाँ पर हमारा कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? वहाँ हमारा अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लें। हम मसूरी पहुँचे, हाथ मुंह धोए, कपड़े बदले और सैर के लिए निकल पड़े। देखिए, इसमें एक वाक्य में कई सारे उपवाक्य दिए गए हैं, लेकिन वो सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक ये हमारा और सैर के लिए निकल पड़े, जब तक ये नहीं आ गया, हमारा वाक्य क्या है? अभी अधूरा है। तो हम यहाँ पर पूर्ण विराम का हम मसूरी पहुँचे, इसके बाद हम पूर्ण विराम, हाथ मुंह धोए, पूर्ण विराम, इस तरह से हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ही वाक्य के उपवाक्य हैं। और जब तक इन सभी को एक साथ ना लिखा जाएगा, तब तक इसका अर्थ क्या होगा? पूर्ण नहीं होगा। तो जब एक ही वाक्य में कई सारे उपवाक्य हों और हमें उन सबको अलग अलग रखना हो, तब हम क्या करते हैं? हम बीच में अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हम मसूरी पहुँचे, हाथ मुंह धोए, कपड़े बदले और सैर के लिए निकल पड़े। तो यहाँ 4 उपवाक्य हैं, तो 4, देखिए तीसरे के बाद और आ गया है, तो जब और या आदि आ जाए तब हम वहाँ पर फिर इस चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम मसूरी पहुँचे और हाथ मुंह धोए, इसके बाद हम क्या करेंगे? अर्ध विराम चिन्ह, क्योंकि हमें यहाँ पूरी तरह से वाक्य ख़त्म नहीं हुआ है, पूर्ण विराम नहीं देना है, सिर्फ हमें अर्ध विराम देना है। हम यहाँ थोड़ा रुकेंगे। ठीक है, इसी तरह बच्चा रोता रहा, माँ उसे चुप करती रही। ठीक है, यहाँ पे भी अभी ये वाक्य समाप्त नहीं हुआ है। बच्चा रोता रहा के बाद अभी माँ उसे चुप करती रही, जब तक ये होगा तब हमारा वाक्य पूर्ण होगा, तो हम बाद में पूर्ण विराम लगाएंगे। लेकिन इन दोनों उपवाक्यों के बीच में हम क्या यूज़ करेंगे? हम अर्ध विराम का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा वाक्य बच्चा रोता रहा सिर्फ यहीं पर समाप्त नहीं हो रहा है, हमारा ये वाक्य पूरा है। बच्चा रोता रहा, माँ उसे चुप कराती रही, सिर्फ हमें बीच में एक हल्का सा विराम देना है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है हमारा अल्प विराम चिन्ह। ठीक है, अल्प यानी थोड़ा सा। तो हमारा जब अर्ध विराम से भी हमें और थोड़ा कम रुकना है, तब हम वहाँ क्या लगाते हैं? अल्प विराम चिन्ह का लगाते हैं। न्यून यानी बहुत ही कम ठहराव जहाँ पर होता है। देखिए, सबसे ज़्यादा इसी चिन्ह का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, पूर्ण विराम से भी ज़्यादा। अगर ये पूछा जाए सबसे ज़्यादा किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है अल्प विराम। ठीक है, तो वाक्य में जहाँ बहुत ही कम ठहराव होता है, तब वहाँ हम क्या करते हैं? हम वहाँ पर अल्प विराम यानी ये जो कॉमा लगा हुआ है इसका प्रयोग करते हैं।
ठीक है, देखिए जैसे अभी हमने अर्धविराम में पढ़ा था, जहाँ कई सारे उपवाक्य होते हैं, तो उन सभी उपवाक्यों को अलग अलग करने के लिए हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब एक वाक्य में कई सारे व्यक्ति या वस्तुओं के विषय में बताया गया हो, तो उन व्यक्तियों और वस्तुओं को आपस में एक दूसरे से अलग करने के लिए हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि रमेश, सुरेश, महेश और वीरेंद्र घूमने गए, तो ये इसमें 4 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, रमेश, सुरेश, महेश और वीरेंद्र। कि महेश और वीरेंद्र के बीच में और आ गया, तो हम यहाँ पे कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। तो रमेश, सुरेश और महेश, इन तीनों को अलग करने के लिए हम इनके बीच में क्या लगा देंगे, कॉमा का यूज़ करेंगे, तो अल्प विराम चिन्ह का यूज़ करेंगे। तो रमेश, कॉमा, सुरेश, कॉमा, महेश और वीरेंद्र घूमने गए। ठीक है, इसी तरह से जो हाँ या नहीं वाले वाक्य होते हैं, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, तो इन वाक्यों में जब हाँ या नहीं का प्रयोग शुरू में किया जाता है किसी को जवाब देने के लिए, तो हम हाँ के बाद या नहीं के बाद भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। ठीक है, इसी तरह से जब किसी को पुकारा जाता है, राधा इधर आओ, मोहन इधर आओ, तब भी हम क्या करते हैं, उस नाम के जिसे पुकारा गया उस नाम के बाद क्या करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। गांधी जी ने कहा अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, तो जिसने कहा और क्या कहा, उन दोनों वाक्यों के बीच में भी हम क्या करते हैं, कॉमा का यूज़ करते हैं। गांधी जी ने कहा, क्योंकि गांधी जी के कथन है जो हम एज इट इज़ बता रहे हैं कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, तो इन दोनों वाक्यों को हम अलग करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अपनी अगली वीडियो में हम आपको आगे के विराम चिन्हों के बारे में बताएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये जो 5 हमने आज विराम चिन्ह बताए बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।